को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई जी। तो आज की गोष्ठी प्रारंभ करते हैं हम सभी। ठीक है। तो आज कौन पठन करेंगे अचल भाई जी? हेलो, कमलेश भैया आप ले लेंगे क्या नेक्स्ट 5 पेज? मधु बहन जी का हो गया है क्या? मधु बहन जी ने पठन कर लिया एक आध बार? ठीक है भैया। नहीं दीदी, मतलब हाँ दीदी जी, मेरा हो गया है। आपका सार तो मैंने अभी तक देखा नहीं, मतलब इस बीच जब से सार का हमारा शुरू हुआ है। मैंने वो जीवन क्रिया का जब डाला उसके बाद से डाला नहीं अभी। अच्छा, आज आप लास्ट करिए लास्ट पठन। वही डाला था। जी दीदी हाँ ठीक हाँ। है। ठीक है दीदी, मैं करती हूँ। एक्चुअली दीदी अपन ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही कर रहे थे, तो मतलब अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेक्स्ट कमलेश भी आए हैं और अगली बार के लिए ना फिर मधु दीदी हैं, ऐसा है। हाँ अच्छा, तो हाँ भैया तो सही रहेगा वही। कमलेश भैया क्या को है ही। कमलेश भैया का? ठीक है, जैसा आप तय करें। बढ़िया। तो एक्चुअली दीदी अपन चेंज भी कर सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि सबको पता रहता है कि अगली बार किसको पठन करना है, तो मतलब उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, वो पहले से प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल जैसा आप तय कर रहे हैं बढ़िया है। तो कमलेश भैया हाँ। जी पठन हाँ शुरू मुझे करते हैं। करना है। हाँ दीदी। जी। एक मिनट। हेलो। हाँ तो नमस्ते सबको। जी भाई जी। 103 पेज 103 पेज से अपना पिछले बार कल्पित भैया ने छोड़ा था वो प्रश्न था 103 का प्रश्न जो है, डार्विन ने भी विकास का सिद्धांत बताया था जो आप भी मान्य आ- आज भी मान्य है। आपके विकास के सिद्धांत और डार्विन के विकास में क्या अंतर है? एक मिनट। उत्तर, डार्विन ने जो भी प्रस्तुत किया शरीर रचना के आधार पर विकास को प्रस्तुत किया। जैसे एक कीड़े की रचना, जोंक की रचना, घोड़े की रचना, गाय की रचना, वैसे ही मनुष्य की रचना। इसमें आधार बनाया हड्डियों को। हड्डियां किस प्रकार, कितना लंबा, कितना चौड़ा हुआ, इसको विकास बताया उन्होंने। मनुष्य के शरीर को ध्रुव मान लिया। मनुष्य के शरीर रचना को आधार बनाया। इसके पीछे के शरीर रचनाओं को जोड़ लिए और इसके बाद ये बना है। इसके बाद में ये बना, ऐसा वो कहते हैं। डार्विन का शरीर रचना के अर्थ में जो कहना है उसमें थोड़ा तकलीफ है, लेकिन मानव के अर्थ में कहना पूरा तकलीफ है। डार्विन के अनुसार बंदर का क्रमशः रूपांतर होते हुए मानव शरीर बना और इसके बीच में भी कई जीव शरीर बने जो बाद में नष्ट हो गए। जबकि हमारे अनुसार किसी न किसी समृद्ध मेधा संपन्न जीव के गर्भाशय में प्राणसूत्र में अनुसंधान का उद्देश्य ऐसे शरीर रचना की परंपरा को स्थापित करना रहा
जिसके माध्यम से जीवन अपनी जागृति को प्रमाणित कर सके। जबकि डार्विन के अनुसार नैसर्गिकता व वातावरण के दबाव में ये अनिश्चित शरीर रचना गठित हुई। जीवन ज्ञान डार्विन को था नहीं। जीवन को ध्रुव मानकर उन्होंने कुछ कहा नहीं। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही मानव होता है। अभी भी विकास को खोजते हैं तो शरीर में हड्डियों में खोजते हैं और उसके लिए नोबेल प्राइज होते हैं, डिग्रियां होती हैं, नौकरियां होती है। उनके विकास का ध्रुव है मानव शरीर। जो उनके अनुसार शरीर को तैयार करके मानव बन जाना था, वह हुआ नहीं। मानव शरीर की हड्डियों के दायरे में व्याख्यायित होती नहीं। इसकी गवाही है डार्विन ने खुद ही लिखा है कि मैं स्वयं शरीर के हड्डियों के दायरे में व्याख्यित नहीं होता। वह मानव को व्याख्यित करने में असमर्थ था। रचना विधि में आप श्रेष्ठता को विकास कहते हैं, जबकि विकास का जो ध्रुव बिंदु है वह जीवन है। जीवन के बिना शरीर कुछ काम नहीं कर सकता। शरीर को जीवित बनाए रखने वाला जीव ही है, न केवल जीव के आधार पर, न केवल शरीर के आधार पर। मानव जीवन और शरीर के संयुक्त आधार पर है। परमाणु में जो विकास है वह गठन पूर्णता के अर्थ में है। हर एक परमाणु गठनशील है। हर गठन में एक से अधिक अंश होता है। हर परमाणु में मध्यांश और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले अंशों की आवश्यकता है। ऐसे अस्तित्व में स्वाभाविक रूप से होना पाया जाता है। ऐसे परमाणुओं में कम से कम 2 से लेकर अनेक संख्या में अंश समाये रहते हैं। अनेक प्रजाति के परमाणु हैं। उसमें से एक प्रजाति का परमाणु है जीव परमाणु। अंशों का घटना बढ़ना जीव परमाणु में होता नहीं, इसलिए अक्षय शक्ति, अक्षय बल संपन्न होता है। इसे ही परमाणु में विकास कहते हैं। अतः जीवन परमाणु को विकसित कर रहे हैं और विकास के बाद जागृति होती है। जागृति का प्रमाण है जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। परमाणु अंशों में होता है। इस परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है, इसलिए निश्चित दूरी में रहकर व्यवस्था को समीकरण किए हैं, व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। यही भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप के रूप में गण्य होता है। रासायनिक क्रियाकलाप की चमक कर रचना इस धरती पर ये था व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं। यही भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप के रूप में गण्य होता है। रासायनिक क्रियाकलाप की चमक रचना इस धरती पर मानव के शरीर के रूप में प्रमाणित है। शरीर जो को जीवन मान लिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको लेकर एक प्रश्न रचिता बेटा जी का आया है, उसको ले लेते हैं। इसके उपरांत जो भी इसमें अच्छी लगी बात, उसको आप सभी लोग शेयर करेंगे। रचिता बेटा, आप अपना प्रश्न मैंने देख लिया है, पर फिर भी आप उसमें एक्चुअली क्या जानना चाहते हैं इसको भी रख देते तो अच्छा होता। जी आंटी जी, बस उस लाइन पे थोड़ा सा क्लैरिटी बन जाए, उसको थोड़ा और अपन समझ लें ऐसा। अच्छा, मतलब ठीक। हाँ, हाँ हाँ, बोलिए। वही वो चीज़ मुझे जैसे ये जिज्ञासा मेरी पहले भी थी ही। शरीर जो जब भी बना तो उस हेलो, हाँ आवाज आई कि मेरी? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, तो वही आंटी जी कि मानव शरीर जब भी बना प्रकृति में, तो उसका कुछ तो प्रयोजन रहा होगा कि वो शरीर कैसा बनेगा। मतलब यहाँ पे जो जो लाइन आई है कि जीवन अपनी जागृति को प्रमाणित कर सके ऐसा शरीर, तो उसी पर जिज्ञासा बन रही थी मेरी।
हम्म, ठीक है। तो अस्तित्व से जुड़ी कोई भी चीज़ को जब हम जानते हैं तो अस्तित्व में एक नियम है जो सभी के लिए है। क्या नियम है? कि मूल भ्रूण रूप में हर चीज़ पदार्थावस्था से ही विकास हुआ है। तो भ्रूण अगर देखें तो कोई भी अवस्था है, चाहे पदार्थावस्था है, प्राणावस्था है, जीवावस्था है या ज्ञानावस्था है, तो प्राणावस्था का प्रकटन भी पदार्थावस्था से है, जीवावस्था का प्रकटन भी पदार्थावस्था प्राणावस्था से है और उसी तरीके से ज्ञानावस्था से है। तो एक चीज़ हमें जो मुख्य रूप से समझनी है कि अस्तित्व में चमत्कार नहीं है, क्रम है। एक ही वस्तु से फिर शोध होता है और दूसरी वस्तु, एक नई वस्तु का प्रकटन होता है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि अस्तित्व का नियम है सह अस्तित्व। तो साथ साथ होके क्रिएटिविटी, शोध होने में नई रचनाओं का प्रकटन हमें देखने को मिलता है। और वो जितनी भी रचनाएं हैं वो सह अस्तित्व के नियम के अनुसार अपनी व्यवस्था में है, स्वयं में व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। ऐसे पूरी प्रकृति है। तो जब हम देखते हैं कि शुरुआत में अगर हम देखें तो शायद हाइड्रोजन, हीलियम या केवल एक ही तत्व था या दो तत्व थे। उन दो तत्वों के सह अस्तित्व में चार तत्व बने। उन चार तत्वों के सह अस्तित्व में और आगे के तत्व बने। उन तत्वों के ऐसे एक यौगिक क्रियाकलाप में एक ऐसे तत्व बना जो बिल्कुल एक नए प्रकटन में, जिस तरह को हम पानी कहते हैं। तो एक चीज हमें एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि अस्तित्व में चमत्कार नहीं है, क्रम है। तो एक चीज है, उसी में ही विकास होता है। इसी को कह रहे हैं विकास क्रम। हम विकास क्रम को समझ रहे हैं। अब वो क्रम यहाँ पर क्या बता रहे हैं? तो बाबा जी बता रहे हैं कि एक डार्विन है, उसने एक खोज किया। उसके अनुसार ये है कि मनुष्य का शरीर में विकास हुआ। पहले मनुष्य बंदर था और बंदर का ही जो अपन लोगों ने अपनी सभी किताबों में पढ़ा है, पहले ऐसे था झुक के, फिर धीरे धीरे वो सीधे खड़ा हो गया, उसके हाथ पैर और सब कुछ मनुष्य जैसा हो गया। अब तक हमने भी अपनी किताबों में ये पढ़ा है। पर बाबा जी ने जब अस्तित्व में देखा विकास क्रम को, है ना, जीवनी क्रम को और जागृति क्रम को, तो उन्होंने देखा कि ऐसी घटना नहीं है, है ना। अस्तित्व में सब कुछ निश्चित होता है। अचानक से बंदर से ऐसे हो जाए, अचानक वाली कोई चीज नहीं है। अस्तित्व में सब कुछ निश्चित है, स्थिर है। वो कैसा है? तो हम देखते हैं प्राणावस्था के अवशेष से नमी, दबाव, ऊष्मा, इससे स्वेदज का अपने आप जन्म होता है। कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो ये कोई अचानक नहीं है, ये एक क्रम है। उसी तरीके से जब जीवावस्था पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी थी इस धरती पर, तो जो समृद्ध मेधा संपन्न जो जीव थे, है ना, मनुष्य समृद्धि पूर्ण मेधस के साथ है। बाकी समृद्ध मेधस मतलब जो अभी हम जिसको कहते हैं, जिसमें मानना, पहचानना और निर्वाह करना, इन तीन क्रियाओं के साथ हम मुख्य रूप से देखते हैं। बाकी कुछ में केवल पहचानने, निर्वाह करने की क्रिया है। तो समृद्ध मेधस किन जीवों को बोल रहे हैं? जिसमें मानना, पहचानना और निर्वाह करने की क्रिया हो रही है। तो अस्तित्व में अब उस इकाई की आवश्यकता थी, है ना। तो जीवन तो बन ही गया था और जीवावस्था को चला ही रहा था। एक गठनपूर्ण परमाणु, तृप्त परमाणु अस्तित्व में बन ही चुका था। ये उस समय की घटना का बता रहे हैं और वो एक जीव शरीर को चला रहा है। पर जो जीव का शरीर है वो शरीर प्रधान चलता है जीवन। अब क्या चाहिए था? अब जीवन को चलाने वाले शरीर की आवश्यकता है अस्तित्व में, ताकि जीवन अपने वैभव को शरीर के माध्यम से व्यक्त कर पाए। ऐसा शरीर चाहिए। तो जीवन प्रधान जीने के लिए ऐसे शरीर का विकास अचानक से नहीं हुआ। वो किसी समृद्ध जो जीव था, जिसका समृद्ध मेधस था,
उसके गर्भाशय में हुआ है। उसके गर्भाशय में, जो इसमें लिखा भी है बहुत अच्छे से, प्राण सूत्र में अनुसंधान हुआ। और ये अनुसंधान तो परमाणु के स्तर से होता ही चला आ रहा था, अनेक परमाणुओं के स्तर पर होता चला आ रहा था। और यहाँ पर केवल मानव शरीर के बारे में विस्तार से बताए हैं। इसलिए प्राण सूत्र में अनुसंधान हुआ, जिससे ऐसे शरीर का निर्माण हुआ जो सह अस्तित्व का प्रतिरूप बन जाए, जो सह अस्तित्व को प्रमाणित कर पाए, उसकी परंपरा बना पाए। तो इसी बात को यहाँ पे रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि बंदर से मनुष्य बन गया, बंदर बंदर ही है। और शायद बंदर एक समृद्ध मेधस। आपकी आवाज कट गई आंटी जी। गर्भाशय में एक ऐसे शरीर का उत्पन्न हुआ जिसको मानव शरीर कह सकते हैं। और मानव शरीर को देखे तो कहते हैं ना, अस्तित्व की व्यवस्था में कहीं भी उंगली नहीं रख सकते कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, 2 आंख नहीं तो 3 आंख होते तो कितना अच्छा होता, 5 उंगलियां नहीं 10 उंगलियां होती तो कितना अच्छा होता। तो अस्तित्व में जो है वो बहुत व्यवस्थित और निश्चित है। एक व्यक्ति ए नागराज जी ने उसको प्रमाणित कर दिया है कि सहअस्तित्व पूर्वक जागृति को हम प्रमाणित कर सकते हैं। तो इसी से हमें ये प्रमाण मिलता है कि मनुष्य का जो शरीर है उससे जीवन क्रिया पूर्णता को और आचरण पूर्णता को पूरी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। तो इतनी सी बात थी, इसमें अगर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ तो आप और पूछ सकते हैं। नहीं आंटी जी, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यही हमें पहचानना है कि अस्तित्व में क्रम है ना, इसीलिए विकास क्रम। तो हमारा जो साक्षात्कार में अभी हम लोग जो चलने वाले हैं, अध्ययन पूरा होने से या साथ साथ यही चीज को समझना है, विकास क्रम एक क्रमिक घटना है। तो अभी जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं, बाय स्टेप, कुछ भी जंप नहीं है, कुछ भी अचानक नहीं है। तो ये क्रम पकड़ में आता है तो अपन को अपना क्रम भी समझ में आता है। विकास क्रम समझ में आने से जागृति क्रम समझ में आती है। तो बढ़िया। अब इसमें जो भी अच्छा लगा आप लोगों को, कोई बात जीने के लिए या सूचना में जो भी अच्छी लगी इस प्रश्न में, आप लोग शेयर करिए। रचिता बेटा आप ही बता दो, या अचल है, या फिर। जी आंटी जी, हाँ इसमें बताइए। ये जो बात हम हमेशा कहते हैं कि भ्रम क्या है, तो स्वयं को शरीर मान लिया, यही भ्रम है। तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि मानव जब भी स्वयं के अध्ययन के लिए जाता है तो वो केवल शरीर का अध्ययन करके सीमित रह जाता है। जैसा कि जो डार्विन की थ्योरी में भी जो पूरी बात आ रही है, और फिर डार्विन ही स्वयं वहां पे ये भी कह रहे हैं कि मैं स्वयं को व्याख्यायित करने में असमर्थ हूँ, कि मतलब वो भी शरीर के माध्यम से लेकिन खुद को पूरा व्याख्यायित नहीं कर पा रहा। तो वो चीज जो कमी है वो भी समझ में आ रही है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, परंतु जीवन की पहचान भी नहीं थी, ये भी दिख रहा है। बढ़िया, खूब बढ़िया। और कोई भाई बहन शेयर करना चाहते हो तो? हाँ जी दीदी। अ, जी। मुझे इसमें ये समझ आया कि परमाणु में जो विकास है वो गठन पूर्णता के अर्थ में है। तो वो जब उसका घटना बढ़ना सब कंप्लीट हो जाता है, जब वो जीवन परमाणु बन जाता है, वो ही विकास कंप्लीट होता है, मतलब विकसित परमाणु है। और उसके बाद ही जागृति की शुरुआत होती है। और ये अच्छा लगा कि परमाणु अंश
दूसरे एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है, इसलिए निश्चित दूरी में रहकर व्यवस्था को समीकरण किए। तो अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था का बनना, हाँ है ना? ये हाँ हाँ, अच्छी निश्चित दूरी। अब हम जैसे परिवार में भी एक बात हुई थी ना कि परिवार जी में अच्छी निश्चित दूरी को हम लोग कैसे पहचाने, तो व्यवस्था बन रही है, उसको ही है अच्छी निश्चित दूरी। अच्छा, विचारों में भी व्यवस्था और काम में भी व्यवस्था हो, तब इसका मतलब सही निश्चित दूरी पे व्यवस्थित है मतलब। बिल्कुल, जी बढ़िया, खूब बढ़िया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कमलेश भैया। हाँ दीदी। प्रश्न, आप दिल्ली में भारत के चीफ जस्टिस वेंकटचलैया जी से मिले थे और सार्वभौम न्याय के बारे में उनसे पूछा था, जिसका उत्तर उनके पास नहीं था। भारत में न्याय अलग, पाकिस्तान में न्याय अलग, भारत में ही हिंदुओं के लिए अलग न्याय और मुस्लिम के लिए अलग न्याय, इस तरह न्याय के बारे में बहुत भ्रम है। आपने कहा न्याय परिवार में प्रमाणित होता है, जबकि हम सोचते हैं न्याय अदालत में होता है। स्पष्ट करें। उत्तर, सूत्र रूप में कहा गया है, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, यही न्याय है। संबंध का मूल्यांकन होना, उभय तृप्ति होना बहुत जरूरी है। मनुष्य के साथ जड़ चैतन्य का संबंध रहता ही है, चाहे आप नकारो चाहे स्वीकारो। जैसे हवा के साथ संबंध नैसर्गिकता के साथ संबंध न रहे, मानव के साथ संबंध न रहे, ऐसा कुछ आप बना नहीं सकते। यह सब मानव परिवार में ही मिलता है, जबकि न्याय में फैसला होता है, न्याय नहीं। इसमें कुछ न्यायालय में है न्याय। तो बताइए कमलेश भैया, इसमें क्या बात आपको कैसी लगी, ये बात क्या अच्छी लगी? इसमें दीदी मेरे को थोड़ा सा ना एक लाइन थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए रुका भी था। ये संबंध जो है, संबंध, मूल, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, यही न्याय है। मतलब संबंध आपस में रहना, मूल्य, मूल्यांकन, थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को ये समझ में आया इसमें कि जो हमको जो न्याय व्यवस्था जो हम आज के डेट में जो वो कोर्ट और कचहरी जो बोलते हैं, वहाँ तो फैसले ही होते हैं, वहाँ न्याय नहीं होता। न्याय, बाबा जी का कहने का है कि न्याय जो है वो परिवार में मानव के साथ संबंध, परिवार के साथ में ही रह करके वो होगा करे, ऐसा। न्यायालय में फैसला होता है, न्याय नहीं होता है। न्याय जो है परिवार में ही होगा, ऐसा मेरे को इसमें समझ में आ रहा है। लेकिन ये एक लाइन थोड़ा सा मन में थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो रहा हूँ। संबंध, मूल, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, यही न्याय है, ये थोड़ा सा। ठीक बात है। इस पर आज एक चर्चा ही रख लेते हैं, क्योंकि मुख्य बात है मानव चेतना में जीने के लिए न्याय, धर्म, सत्य का स्पष्ट होना। तो वैसे तो इस पर सबकी बात हुई है और लगभग सबको थोड़ा थोड़ा क्लियर है, पर कितना कितना हम इसको समझ पाए हैं, आज हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे भी, हम सभी लोग। तो आज हम सभी को, मैंने इसको कैसे देखा, या मुझे इसको जीने के स्तर पर ये समझ में आया है, ये स्पष्टता बनी है, इसको आप लोग सभी व्यक्त करिए। तो ये है, सूत्र रूप में कहा गया है, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, यही न्याय है। इसको आप सभी अपने अपने शब्दों में जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे बता सकते हैं, इसको बताइए। दीदी, जब हम संबंध को पहचानते हैं तो मूल्य स्वयं स्फूर्त बहते हैं और फिर उनके निर्वाह में उभय तृप्ति होती है। ये पहला है संबंध का। और अदालत में जो कहा गया, गलती को गलती से सुधारो, ये
उभय तृप्ति नहीं है इसमें, गलत को गलत से सुधारना, युद्ध सब इसका रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है। इसलिए वो सिर्फ फैसला है, न्याय नहीं है। और न्याय संबंध में होता है, उभय तृप्ति। मुझे ये समझ में आया। जी, बढ़िया। और बताइए। आंटी जी, मैं इसमें ऐसे समझती हूँ कि संबंध मतलब पहले तो संबंध की पहचान होना। तो जैसा कि मधु आंटी जी ने भी कहा कि संबंध की पहचान होने से फिर मूल्य हम उसमें स्वयं स्फूर्त बहते हैं। तो जो मूल्य हर संबंध में जैसे कि निर्धारित हैं, तो उन मूल्यों का मूल्यांकन होना कि जिस संबंध को मैं पहचान रही हूँ और उसमें जो मूल्य होने चाहिए वो हो रहे हैं कि नहीं, उसका मूल्यांकन। और जब हम उसका मूल्यांकन कर पाएंगे और सही कर पाएंगे निर्वाह, तो उभय तृप्ति होगी। मैं इसको ऐसे समझ रही हूँ। बढ़िया। और बताइए। जी। तो दीदी मैं इसको मतलब कभी कभार ऐसे देखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मम्मी जो है मेरे लिए खाना बनाती है और ना मतलब कि अच्छा ये ले ले ये ले ले ये कर ले और ऐसे करके खिलाती है। तो वहां पे मम्मी जो है मेरे पोषण के अर्थ में जिस तरह से कर रही है, तो उनका वो ममता मूल्य जो है वो अपने आप बह रहा है और मुझे उस चीज की स्वीकृति है। और मैं जब मतलब अच्छे से खाता हूँ और खुश होके खाता हूँ और पेट भर जाता हूँ और मेरे चेहरे पे जो स्माइल आती है उसके बाद, तो उससे मम्मी भी जो है खुश होती है कि हाँ चलो ये अच्छे से खा लिया। तो मतलब मतलब बहुत छोटे रूप में ही, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे क्योंकि उस चीज से मैं भी खुश हुआ और मम्मी भी खुश हुई, तो वहां एक तरह से दोनों के लिए उभय तृप्ति रही। बढ़िया। बढ़िया। और बताइए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं विकिता दीदी बोल रही हूँ, मोबाइल हाँ चेंज की हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। संबंध से मैं ये समझ पाई कि जब हम किसी संबंध को पहचानते हैं तभी हम वहाँ पर मूल्यों का निर्वाह कर पाते हैं। जैसे हम परिवार में सभी संबंध को पहचानते हैं, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, तो वहाँ पर हम मूल्यों का निर्वाह कर पाते हैं। पर कहीं बाहर जाते हैं कोई, या फिर कोई हमारे घर में बाहर से आता है, तो हम वहाँ अगर संबंध नहीं पहचान पाते हैं कि मेरा उससे क्या संबंध है, तो हम वहाँ पर हम मूल्यों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। और जहाँ हम मूल्यों का निर्वाह कर पाते हैं, तो जहाँ मैं खुश हूँ और सामने वाला भी खुश है, उसको मैं उभय तृप्ति समझती हूँ। और मूल्यांकन में मैं ये समझ पाती हूँ कि जैसे मैं खुश होना चाहती हूँ तो सामने वाला भी खुश होना चाहता है, मैं न्याय चाहती हूँ सामने वाला भी न्याय चाहता है। इस तरह से जब मैं मेरा मूल्यांकन कर पाऊंगी तो मैं सामने वालों का भी मूल्यांकन कर पाऊंगी। ये समझ पाए मैं दीदी। बहुत बढ़िया। बढ़िया। और अब आप लोग जो प्रस्तुत करेंगे, जो है ना, वो लोग आप लोग ये भी करिए कि न्याय और फैसला, क्योंकि ये प्रतिदिन हमसे हो ही रहा है ना। तो क्रिया के रूप में जितना हम न्याय और फैसला इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उतना जल्दी हम अपने आप को और न्याय केंद्रित कर पाएंगे। तो इस तरह से भी अगर आप अभिव्यक्त करते हैं, ये न्याय है और ये फैसला है, अपने जीने से जोड़ते हुए, अपने रोजमर्रा के जीने से जोड़ते हुए न्याय और फैसला, इस पर थोड़ी कोशिश करिए। जो भाई बहन बोल चुके हैं वो भी वापस बोल सकते हैं। क्या न्याय और इसमें फैसले के बारे में बोलना है? जी। न्याय जो है वो दोनों पक्ष के लिए समान होता है।
जो मेरे लिए भी खुशहाली हो और सामने वाले के लिए भी जो खुशहाली हो, वो न्याय होता है। और और जो फैसला होता है वो एक तरफा होता है, किसी एक तरफ के लिए ही होता है। तो ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जो अभी न्याय वाला जो काम है वो अभी अपने को न्यायालय में नहीं मिल रहा है, वहाँ फैसला हो रहा है, किसी एक खुश होता है दूसरा दुखी होता है। हम्म। ऐसा है, मैं ठीक जहाँ है। तक ऐसा समझ पा रहा हूँ दीदी। जी ठीक बात है भैया। और अपने से जीने से जोड़कर आप लोग और देखिए। हाँ, जैसे दीदी वो जो मैं मम्मी के साथ का खाने का कह रहा था, तो उसी से थोड़ा सा मैं जोड़ रहा हूँ कि मतलब मान लीजिए कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं अगले 3 दिन तक मैं व्रत करूंगा, और मैंने मम्मी को बोल दिया कि नहीं मैं तो करूंगा ही, अब आपको जैसा भी करना है करो, ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं करूंगा। तो हम्म। वहां पे एक तरह से मैंने फैसला लिया, पर वहां पे न्याय नहीं हुआ, क्योंकि मतलब उसमें मम्मी की स्वीकृति है या नहीं उसमें कुछ वो नहीं है। पर वहीं अगर मान लो कि मम्मी को समझा के कि मम्मी ऐसा ऐसा मेरा वो है, और मुझे ऐसा करने का मन है, तो आपको कैसा लगता है, तो और वहां पे अगर दोनों उस चीज की स्वीकृति में रहते हैं, तो उस कंडीशन में फिर वो अ, मतलब क्योंकि वहां पे संबंध नहीं वो रहे, या फैसला जो है वो एक साइडेड नहीं है, तो इस तरह से वो थोड़ा सा न्याय की तरफ बढ़ गया। बढ़िया बढ़िया। और इसी तरीके से जीने से जोड़ते हुए शैलेंद्र शायद आप बोलने की कोशिश करें, पर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। तो लगभग हमारी एक अच्छी बातचीत हो गई। ये न्याय और फैसला अभी जैसे ममता मूल्य का जो प्रसारण है वो हम जीवावस्था में भी देखते हैं। अगर हम एक गाय को देखें तो गाय अपना जब बछड़े को जन्म देती है तो वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती, वो सबको दूर भगाती है। तो और हम मनुष्य में देखें तो एक माँ अपने बच्चे के लिए तो बहुत करती है, पर अगर हम मानवीय रूप में मूल्य का प्रकटन देखें तो वो एक के लिए नहीं मूल्य बहते। एक बार अगर मानव समझ में आया, एक बार जीवन समझ में आया, तो वो अनेक तक है, उसमें अपना पराया है नहीं। तो हम या कोई भी व्यक्ति न्याय के साथ, न्याय दृष्टि के साथ में जब वो जी रहा है तो वो अपने पराये से मुक्त है। एक के लिए मूल्य नहीं बहते, मूल्यों की समझ हो जाती है। मूल्यों की समझ होने से सबकी उपयोगिता ही दिखती है। ये मुझे समझ में आया है। तो कई बार ये होता है कि हम अपनों के लिए तो कुछ करते हैं जिन्हें हम अपना शब्द बोलते हैं और एक पराया शब्द बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ हम पहचानना पूरा हो गया, वहाँ वहाँ पर मूल्यों की ही अभिव्यक्ति हो गई है। और कहीं है कहीं नहीं है इसका मतलब पहचाना ही नहीं है, और पहचाना है उसका मतलब वो सबके साथ है। एक बार कोई चीज़ समझ में आ गई, स्थिति में आ गई, तो वो फिर सभी के लिए होती है। तो न्याय जो घटित होगा वो एक के लिए होगा, एक के लिए नहीं होगा, ऐसी घटना नहीं है। न्याय समझ में आया मतलब मानव समझ में आया, मानव का मूल्य समझ में आया, मानव की उपयोगिता समझ में आई। उपयोगिता समझ में आने से न्याय ही होता है और कुछ होता ही नहीं है। ये एक छोटी सी बात थी मेरी तरफ से। तो ठीक है, हम आगे न्याय का समझ पठन में करेंगे। आया तो दीदी मूल्य समझ में आया, है ना? न्याय ये भी समझ में तो आया मतलब मानव समझ में आ गया। मानव के साथ में कुछ जीने का नियम है। जैसे पानी के साथ जीने का क्या नियम है, वो हमेशा ढाल की ओर बहती है।
ये पानी के साथ जीने का नियम है। मुझे नियम समझ में आया मतलब पानी समझ में आया। मुझे न्याय समझ में आया मतलब मानव समझ में आया। जी, बढ़िया है। और दीदी ये मूल्यांकन को थोड़ा सा फैलाओ, थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है मूल्यांकन। मूल्य उपयोगिता को पहचानना, उपयोगिता को पहचानना ही मूल्यांकन है। आंकते हैं, है ना हम। कैसे जांचेंगे कि ये मानव है? उसके मूल्य से, जीवन मूल्य से, मानव मूल्य से, उसकी उपयोगिता से आंकते हैं हम। बेटे की उपयोगिता से, पुत्र की उपयोगिता से, पति की उपयोगिता से, फिर वो अपना पराया इसमें मुक्त होता है। मानव की उपयोगिता से समझ में आता है। यह है उपयोगिता का मूल्यांकन। बहुत उपयोगी वस्तु है मानव, और मानव के साथ जीने का जो नियम है वो है न्याय। ये नियम समझ में आने से एक के साथ नहीं, अनेक के साथ में वैसे ही जीना बन पाता है। जैसे पानी का नियम समझ में आने से कहीं पे भी जाए पानी के साथ जीना बनता है, उसी तरीके से मानव के साथ कैसे जीना है ये नियम समझ में आने से अनेक मानव के साथ में वैसे ही जीना बन जाता है। इसको कहते हैं न्याय। हाँ दीदी, बढ़िया। और दीदी उभय तृप्ति, मैं भी तृप्त रहूं और सामने वाला भी खुश रहे, तो इसी को उभय तृप्ति, मैं सबके साथ व्यवस्थित रह पाऊं, यही उभय तृप्ति है ना? हाँ, उभय तृप्ति एक ऐसी चीज है जो है ही, मतलब हम तृप्त होने के लिए बैठे हैं, दूसरा तृप्त करने के लिए बैठा है। क्योंकि हम तृप्त हैं ही, तृप्त परमाणु रूप में हम तृप्त है। जीवन एक तृप्त परमाणु है, तो हम हैं ही तृप्त। और दीदी उन ये तृप्त तो मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ, लेकिन तृप्त को थोड़ा सा तृप्त मतलब क्या? मैं आपकी मूल चाहत, आपकी मूल अपेक्षा को पहचान जाऊं। आप किस चीज से तृप्त होंगे उसको पहचान जाऊं। आपकी तृप्ति किसमें है इसको पहचान जाओ। मेरी मेरा तृप्ति भोजन किसमें है इसमें आप पहचान जाएं। मेरा भोजन करना, पानी पीना, ये सब तृप्ति में आएगा? नहीं आएगा। भोजन संबंध क्यों तो है करना नहीं। ये तृप्ति में आएगा। भोजन क्यों करना ये तृप्ति में आएगा। भोजन क्यों करना मतलब समझदारी पूर्वक कोई काम, वो समझदारी वाला जो काम रहेगा वो तृप्ति होगा। शरीर मूलक वाला कोई काम तृप्ति में नहीं आ पाएगा ना दीदी? नहीं आ पाएगा भैया, वो तृप्ति में नहीं आ पाएगा। वो हाँ, परिवर्तनशील है, वो सबका बदलता है। अच्छा। जो अभी बोलचाल की भाषा में सब बोलते हैं ना, मैं खाना खा के तृप्त हो गया, पानी पी के तृप्त हो गया, घूम के तृप्त हो गया, तो ये शब्द गलत है इस हिसाब से। हाँ, श्रम का विश्राम बराबर ही तृप्ति है। तो मेरा अगर मानव की पहचान हो गई तो मानव के साथ जीने का नियम मुझे पहचान में आ गया। मेरी तृप्ति भी पहचान में आ गई तो आपकी भी तृप्ति उसी में है, यही पहचान में आता है। मेरी तृप्ति किसमें है? निरंतर सुख, विश्राम। विश्राम, ये तो सुख तो समझ, विश्राम कैसे? ये तो निरंतर चलने वाली क्रिया है, विचार तो इसमें विश्राम कहाँ से आएगा? जब किसी चीज को जान गए, जब किसी को जान गए, कोई चीज को समझ गए, समझने के बाद में विश्राम है ना। हाँ, समझने के बाद समझने केवल के बाद जीना है। समझने के बाद तृप्ति है, बोल सकते हैं वही। हाँ, समझने से तृप्ति है। ठीक है, बढ़िया है दीदी, बहुत बढ़िया। समझने से तृप्ति है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूनम आंटी जी, हाँ, ये जो लाइन है ना, मनुष्य के साथ जड़ चैतन्य का संबंध रहता ही है, इसको थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन करिए ना।
जैसे मानव है, मानव स्वयं में शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है ना। तो शरीर कैसे हम देखते हैं, उसमें भौतिक क्रिया रासायनिक क्रिया दोनों ही हो रही है, और चैतन्य जिसको हम जीवन कह रहे हैं। तो मैं चाहूँ न चाहूँ हवा से मेरा संबंध है ही। अभी हम एक उसमें नकार देते हैं, है ना। उस संबंध को, जैसे अगर हम जड़ वस्तुओं को देखें तो जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, इनके साथ हम संबंध को कई बार ऐसे भी सोचते क्या धरती के साथ संबंध रह तो रहे हैं ना, क्या हमेशा, है ना, सदुपयोग की बात करते रहते हैं, सुरक्षा की बात करते रहते हैं। पर मेरा पानी से, हवा से, पत्थर से, इन सब के साथ में मेरा संबंध है ही। ये नहीं तो मैं नहीं, वही विकास क्रम को वापस से समझना है। तो वो क्रम से मेरा उत्पत्ति है, और मेरा जो पूरा शरीर है ये पदार्थावस्था, प्राणावस्था, इन्हीं से ही बना है। इनके साथ मेरा संबंध है ही। उसको समझ पाता हूँ तो स्वीकारता हूँ, नहीं समझ पाता तो नकार देता हूँ। पर चाहे न चाहे, मेरा पूरा शरीर में पानी 70% है। वायु के बगैर शरीर चलेगा नहीं। मणियों के साथ में एक अलग विकिरणीयता का संबंध है। तो ये है तो बहुत डिटेल वाली बात, मतलब हम चाहें स्वीकारे न स्वीकारे, धरती पर रह रहे हैं तो धरती एक हमारे साथ संबंध को पहचाने ही हुए है, हम पहचाने हुए हैं। केवल संबंध पहचानने की देर है। जी आंटी जी, तो ये मतलब जड़ से मैं समझ रही थी कि शेष प्रकृति भी आ गई, परंतु यहाँ पे चैतन्य लिखा था कि मनुष्य के साथ चैतन्य का संबंध रहता ही है। ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। हाँ, असल में संबंध तो शरीर का संबंध होता ही नहीं। वास्तव में संबंध जीवन का ही होता जी है ना। तो जी जैसे भाई बहन का संबंध है, तो भाई अभी हम पुरुष को कहते हैं, पर भाई तो एक क्रिया है, वो जीवन का नाम है। जी माता एक जीवन का क्रिया को हम कहते हैं, पोषण क्रिया जो कहते हैं, जी है ना। तो अगर हम चैतन्य वस्तु का अध्ययन नहीं करेंगे तो शायद कीड़े और गाय में फर्क ना पहचान पाए। तो चैतन्य और चैतन्य का संबंध, जैसे हम गौशाला करते हैं, अलग पहचान में आते हैं भाई, मतलब गाय और बच्चे में कभी फर्क नहीं लगता है, ऐसा लगता है एकदम हमको समझते हैं। उसी तरीके से अगर एक अपरिचित मनुष्य से 2 मिनट के बाद 5 मिनट होते हैं तो लगता है अरे एकदम जैसे आर पार बात हो गई। तो दीदी, ये चैतन्य के साथ चैतन्य संबंध, जहाँ तक मैं बीच में बोल रहा हूँ, हाँ, चैतन्य बस के 1 साथ मिनट। हाँ दीदी बोल लीजिए। तो जब हम चैतन्य जीवन को समझते हैं ना, तो संबंध समझ में आता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर सबका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन मनुष्य के साथ जड़ चैतन्य का संबंध रहता ही है। तो मानव मतलब, एक तो हमें इसमें एक बात है कि जड़ और चैतन्य का संबंध है, दूसरा ये है मानव का जो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है, उसका पूरी नैसर्गिकता के साथ, और जो चैतन्य वस्तु है वो भी नैसर्गिकता में ही आती है, सबके साथ संबंध है। ये इतनी अनोखी बात है, ये अगर समझ में भी आ जाए और हम सहमत हो के स्वीकार तक पहुंचते हैं, तो न्याय और नियम दोनों घटित होने में देरी ही नहीं है। जड़ वस्तु के साथ नियम पूर्वक निर्वाह करेंगे ही, और मानव के साथ न्याय पूर्वक निर्वाह करेंगे ही। मेरा चैतन्य के साथ ही संबंध है। जब हम मानव को देखते हैं तो उसका रूप, बल, धन, पद कहीं ना कहीं हावी हो ही जाता है, उसका चैतन्य हम पर हावी नहीं होता। जबकि मनुष्य जीवन प्रधान है और शरीर को चला रहा है। अरे मेरा तो उसका संबंध है ही, इसको मानने में क्यों तकलीफ हो जाती है। मेरा और हवा का संबंध है ही। जी तो बस
इस पर थोड़ी सी चिंतन किया जाए, ये अच्छा विषय है। और इस पर है ना, हमारी तो अभी एक लिमिट है टाइम को देखते हुए, पर इसको जितना आप चिंतन करोगे उतना इसको स्वीकारोगे। मेरा है संबंध, हवा के बगैर जिंदगी नहीं और चैतन्य के बगैर जिंदगी नहीं। कैसे किसी चैतन्य वस्तु को बल के आधार पर मैंने नकार दिया या रूप के आधार पर नकार दिया, कैसे मैंने उसका अवमूल्यन कर दिया। तो ये इस तरीके की अपने में एक शोध प्रक्रिया जब चालू होती है तो अपन को संबंध दिखने लगता है। संबंध है तभी तो पीड़ा भी है और खुशहाली भी है। जी आंटी जी, तो मैं इसमें यहाँ मनुष्य जब हम कह रहे हैं तो मनुष्य का भी मतलब स्वयं जो जीवन है और स्वयं के शरीर के साथ जो संबंध है वहां भी संबंध की बात है ही, ऐसा ले रही हूँ। हम्म। और फिर स्वयं। बाकी जी, बोलिए। मतलब मेरा मेरे शरीर के साथ जो संबंध है वो मनुष्य लेवल पर, और फिर बाकी जितने भी चैतन्य हैं उनके साथ जो संबंध है, जितने भी मानव हैं और शेष प्रकृति। हम्म। ये समझ में आने से कौन शरीर के साथ है कौन शरीर के साथ नहीं है इतना जी फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ में संबंध है ना। जी जीवन ही जीवन को सुनता है, जीवन ही जीवन को देखता है, जीवन का अध्ययन होता है। दीदी, बढ़िया। मानव की उपयोगिता। हम्म। व्यवस्था में जीना दीदी, जहाँ तक नहीं, धरती जो नैसर्गिक सब कुछ व्यवस्थित है ही, उसमें मानव का होना और उसकी हम्म। क्या उपयोगिता है कि उसको पहले समझना है सह अस्तित्व को, और फिर उसको बनाए रखने में सहयोगी होना। हम्म। इसको और थोड़ा फैला सकते हैं। हाँ। मानव ना, मानव की उपयोगिता ठीक बात है। कुल मिलाकर शिक्षा से समझना तो इतना ही है कि हर व्यक्ति जैसे उपयोगी है, मैं कैसे उपयोगी हो जाऊं। ये ना जैसे अपन अपने में खो जाने की बात है, अपने को सुनने की बात है। खुद को जब हम सुनते हैं तो अपनी उपयोगिता, उन उन विचारों को आप देखिए जहाँ पे भारहीन लगता है, अरे यही तो है, वो खुद से निकलेगा। जी दीदी, बहुत सुंदर। मतलब कभी कभी ऐसा है कि शब्दहीन है कई चीजें, पर वो आपको पता चलती है। जहाँ पर ना भाषा का फिर, भाषा की एक सीमा है, उसके बाद भाषा नहीं है। वो महसूस होता है। मनुष्य मतलब महसूस करने वाली इकाई। वो अपनी उपयोगिता आपको खुद महसूस होगी, अपने आप महसूस होती है वो। उसको मेरे भाषा, बाकी भाषाएं तो आप सभी के पास है, आपने बहुत कुछ सुना रखा है। पर अब मैं ये कहूँगी आप लोग को, अपने लिए एकांत में थोड़ा समय दीजिए और बगैर भाषा के भी सुनिए। आस पड़ोस क्या सुन, आस पड़ोस की अपेक्षा, धरती की अपेक्षा, जीव जंतु की अपेक्षा, मेरी अपने से अपेक्षा, ये सब सुनाई देती है। वो आपको पता सही बात है चलेगा। दीदी। ये सब देख समझने के बाद में जो ये सब अभी व्यवस्था में जैसा देखने से मन में थोड़ा सा वेदना होती है, थोड़ा तकलीफ होता है चारों तरफ ऐसा माहौल देख करके समझने के बाद। हम्म। तो ये पता चलेगा आपको, शब्द तो भी सबके पास है, पर खुद से अब आना चाहिए, खुद से आएगा ही। थोड़ा सा समय निकालते हैं ना तो ये दिखती है अपनी उपयोगिता, अपनी तृप्ति, अपना लक्ष्य, सबका लक्ष्य, ये सब दिखता है। दी, ऐसे भी होता है क्या, जैसे कभी ऐसे फील हो कि इकाइयां मतलब सब प्रकृति का सब कुछ मानव की ओर देख रहा है उम्मीद से, और जैसे उसके होने का अर्थ बता रहा है कि
उसको अपने रोल में आना है, बहुत जरूरी है। ऐसा मतलब मुझे बताना नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं बता पा रहे स्वाभाविक हैं तौर आप, पे। आपके भाषा से अभिव्यक्त हो रहा है। अच्छा। ठीक बात है, ऐसे ही तो लगने लगता है। जैसे हमारे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो अपने आप पता चल जाता है अब उनको क्या चाहिए, है ना? ऐसे ही पूरे प्रकृति से पता चलता है उनको हमसे क्या अपेक्षा है, अस्तित्व में हम हैं, अस्तित्व की क्या अपेक्षा है, सब पता चलता है। हाँ, तो ऐसे मतलब कि जो मैं सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ कि इतना सब कुछ मानव के होने के लिए पूरा वातावरण तैयार होना, मानव का मतलब विकास होना, फिर जागृति की ओर जाना, इन सब का बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मतलब सब कुछ के लिए। और वही वो एक रीजन है जिसके कारण ये हुआ, मतलब ये हो रहा है, या हुआ मतलब उसका होना हुआ अस्तित्व में। तो उसमें मूल ऐसा। यही है। आज यहाँ हिंगना गांव के 10वीं के बच्चे आए थे। आज यही जी। बात हुई, जैसे जैसे हमें दिल्ली जाना है, हमें पता है एक लक्ष्य तय हुआ तो हम तैयारी करते हैं, दिल्ली जाना है, ये पैक करो वो पैक करो। पर हम लोग क्या लक्ष्य से जी रहे हैं? वो लक्ष्य क्या वाकई में तय है कि सुना सुनाया है? क्या तैयारी कर रहे हैं? कितनी तैयारी करते हैं? क्या वाकई वही लक्ष्य है? क्यों जी रहे हैं? और लक्ष्य तय है तो क्या तैयारी कर रहे हैं? दीदी, हम्म, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रकृति में सारी चीजें जो है अपने आप में व्यवस्था के रूप में दिखती है, पर मानव की उपयोगिता क्या है, और मानव इस पृथ्वी में उसकी मतलब क्या उपयोगिता के अर्थ है? मतलब बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ इकाई के रूप में है, पर जैसे अब अपन प्राण अवस्था में ही देखते हैं, जैसे गाय देखा जाए तो वो अगर घास खाती है तो उसके जगह पे वो गोबर करती है तो प्रकृति को मिलता है। पर मानव की उपयोगिता क्या है इस जगह पे? मानव का रहना और नहीं रहना क्या इस जगह पे मतलब इस पृथ्वी को क्या मतलब लाभ मिलता होगा, और क्या समझ पा रहे दीदी मैं क्या पूछना चाह रहा हाँ, मैं समझ पा रही हूँ भैया। यही तो हमको अध्ययन से यही तो पहचानना है ना? देखिए, मैं कोई उत्तर दे दूंगी और इसके पहले भी हमने पूरा जीवन विद्या एक परिचय लगभग खत्म किया है। पर मैं ये चाहूंगी, अब खुद से सोचिए, अगर अस्तित्व में स्वयं स्फूर्त मानव का प्रकटन हुआ है, क्यों हुआ है भाई? ये रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? तो ये खुद से आप लोग सोचिए और खुद के अंदर से अब ये क्या निकलता अभी है तक तो उसको कुछ देखिए। दिखता ही नहीं दीदी। मानव का वो कुछ इस तरीके का स्वरूप तो कहीं दिखता ही नहीं किसी भी जगह पे। मुझे हम्म, मुझे अभी तक तो कहीं दिखता ही नहीं है। बाकी हर एक प्रकृति में जो भी चीजें उनका एक स्वरूप दिखता है कि वो आप मतलब इस जगह को बनाए रखने में उसका बहुत बड़ा सहयोग है। पर मनुष्य का किसी जगह पे दिखता नहीं है, और उसका क्या उपयोगिता है इस जगह पे ये भी समझ में नहीं आता। इसका अर्थ है कि हम अपने को नहीं देख रहे हैं, हम बाकी सब चीज को देख रहे हैं, हम अपने को नहीं देख रहे। अपने को देखने के लिए हमारे पास समय हम नहीं दे रहे। एक बार थोड़ा समय निकालिए, अपने आप को देखिए, सिर्फ अपने आप को देखिए तो समझ में आएगा। और वो खुद से ही समझ में आना भी चाहिए। और नहीं दिखता ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, नहीं दिख रहा है, मानव की उपयोगिता ही नहीं दिखती, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। नहीं पर मैं दीदी, अगर वो तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मानव जैसे है अपने परिवार में और ये सारी जगह पे उसकी उपयोगिता दिखती है, मगर प्रकृति के रूप में उसकी उपयोगिता क्या है? प्रकृति में उसकी मतलब उपयोगिता क्या है? उसको मानव बनाए मानव के साथ रखना,
तो फिर प्रकृति को तो पूरी नैसर्गिकता को बनाए रखना। पर वो तो कहीं दिखता ही नहीं है ना। हाँ, मतलब कहीं कुछ लोग तो हैं जो इसको प्रयास कर रहे हैं, इस नैसर्गिकता को बनाए रखने में, उस हाँ हाँ नैसर्गिकता को आनंद लेने में। आनंद, सुख, शांति, संतोष, आनंद की स्थिति मनुष्य में है। उसको सुखी होना, उसमें शांति को महसूस करना, उसको उपयोग करना, उसको समाज गति में लगाना, उसकी परंपरा को बनाए रखना, यही तो मनुष्य को समझ में नहीं आया। इसलिए हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिड दूध है, हाइब्रिड हर चीज तो हाइब्रिड आ गई। पशु भी हाइब्रिड हाँ हो हाँ। गया है, मानव शरीर भी हाइब्रिड हो चुका है। यही बस यही नहीं पहचान में आया के कारण मेरी उपयोगिता क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के लिए क्या तैयारी करूं। इसीलिए किसी भी चीज को लक्ष्य माने हैं और कुछ भी तैयारी हो रही है। यही मनुष्य को पहचानने की जरूरत है। इन सबको समझने वाला मैं हूँ, इन सबको बनाए रखने वाला मैं हूँ। अगर नहीं समझते हैं तो अपनी मनमानी में आ रहे हैं। हाइब्रिड भी सब कुछ हो गया, हमें तो घर भी बनाना नहीं आता है। हम तो प्राकृतिक विधि से घर भी नहीं बना पाते, आहार भी नहीं बना पाते, कपड़े तक नहीं पहना पाते अपने बच्चों को, क्योंकि अपनी उपयोगिता हमें समझ में नहीं आई और संपूर्ण प्रकृति की भी उपयोगिता समझ में नहीं आई। तो दीदी जैसे पहले के लोग मतलब ज्यादा अच्छे थे हमारे से। कुछ स्तर पर हम कह सकते हैं, कुछ स्तर पर नहीं कह सकते हैं। जैसे खाना बदोश के रूप में रहते थे तो हाँ, मतलब मानव के हिसाब से ठीक नहीं रहा होगा, पर प्रकृति के हिसाब से वो सहज होंगे। देखिए, उस समय अगर समझ गए होते तो समझ की परंपरा बनी होती। कुछ चीजें हैं जो हमारी आदतों में है या परिस्थितिवश हमने किया। जैसे जंगल युग के जो मानव थे, उन्होंने जंगल को कभी बर्बाद नहीं किया, पर उन्होंने क्या जंगल को समझ लिया था? ऐसी स्थिति नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं, हाँ वो स्थिति अच्छी थी, पर समझ गए होते तो वो परंपरा में आता। परंपरा तो बनी नहीं, तो ना समझ में कुछ परिस्थितिवश कुछ अच्छी घटनाएं जरूर हुई हैं, पर समझ के होती तो उसकी निरंतरता होती। और परंपरा में वो चीज दिखती नहीं, इसलिए ये समझ में आता है, हाँ समझे तो नहीं है मनुष्य। इसलिए ये युग सबसे अच्छा युग है, क्योंकि समझ कर ही निरंतरता आएगी। कुछ अच्छी आदतों को डालने से, परिस्थितिवश करने से वो उसकी निरंतरता नहीं होती। समझने के बाद ही निरंतरता बनती है। समझ है तो गलती नहीं। हम्म, बहुत बढ़िया, ठीक है दीदी। और लगता है थोड़ा समझने की जरूरत तो रहेगी इसमें अपने आप से। ठीक बात है, इस तरह की चर्चाएं हम लोगों को और करने की ज़रूरत ही है। समय की एक मर्यादा हो जाती है। आप लोग जहाँ अपने परिवारों में हैं या मित्रों के साथ हैं या आप लोग अकेले जब हम नहीं होते हैं, ऐसे सूक्ष्म चर्चाओं को जितना करेंगे उतना लाभदायक होगा। तो दीदी ठीक है यहाँ पर दीदी। ये बोला जा रहा है कि प्रकृति को बनाए रखना ही मनुष्य की या मानव की उपयोगिता है। क्या ये बात सही है? ऐसे बोल रहे थे आप लोग? जी ठीक बात है, प्राकृतिक रूप से जो व्यवस्था है ही, उस हम्म। व्यवस्था को बनाए रखना है। हम कोई बीज नहीं बना सकते, हम कोई हवा नहीं बना सकते, हम H2O को मिला नहीं सकते। जो व्यवस्था है उसको पहचानना है, उसकी परंपरा के रूप में उसे बनाए रखना है। हाँ, आज उसको सारे, जैसे उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये सब नहीं करना है, उसके साथ जीना, उसकी व्यवस्था में जीना, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है। नुकसान नहीं बेसिकली पहचानना तो फिर भी दूर की बात है, हम तो वो व्यवस्थित है यही नहीं पहचानते। बेसिकली वो व्यवस्था है और उसमें उसको बनाए रहना है, मतलब उसमें से मतलब उसको फाइनली स्टेज है कि उसको खराब नहीं करना है। हेलो। खराब नहीं करना नहीं है भैया, उसके साथ जीना है। हाँ, नहीं, जीने के लिए हम लोग क्या ना उसको खराब करते हैं, जैसे पानी का मोटर का पंप ऑन कर दिया और चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। मेरे को नहाना है तभी भी मैं मोटर चलाऊंगा, और किसी बच्चे को नहाना है तभी मोटर चलाएगा, और कितनी देर तक चले मोटर चलता रहेगा वो।
हाँ, ये भी एक है। तो मैं वही सोच रहा था कि मतलब उसको मतलब बनाए रखना मतलब बेसिकली। बिल्कुल ठीक बात है, समझेंगे हम सभी, बढ़िया प्रयास है, खूब बढ़िया। तो आज यहीं पर रोकें क्या, कि अगला प्रश्न कौन सा है? ये तो बहुत अच्छा है, जी ये एक व्यापक वस्तु अ, पर है अगला प्रश्न। हाँ, अच्छा बोलो बेटा। जी दीदी, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब वो संबंधों की बात हो रही थी ना, तो एक मुझे ना संबोधन को लेके एक प्रश्न था, तो वो अभी रख लूं कि बाद में रखूं? रखिए, अभी रखिए। तो जैसे जैसे ना मतलब संबोधन के साथ मतलब अभी तक तो क्या है, हम ना शरीर के रूप में ही संबोधन करते हैं। मतलब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं संबोधन जैसे जब देखता हूँ या करता हूँ, तो अभी तक ऐसा था कि मम्मी की एज के जो भी हैं उनको आंटी कहना है, और पापा जी के एज के जो भी हैं उनको अंकल कहना है। तो इसी तरीके से मतलब संबोधन सीखा। पर अब जैसे कि जब मैं देखता हूँ या मतलब जब आप संबंधों को पहचान के फिर करने की कोशिश करता हूँ तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके कारण ना दीदी मतलब ऐसा होता है कि मैं आपको दीदी कहता हूँ, पर एट द सेम टाइम मतलब शालू आंटी जी हैं और अनिता बुआ जी हैं, और सोम भैया हैं और उनका बेटा हर्ष जो है वो हर्ष भाई है। तो मतलब ना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है संबोधन में कि मतलब मतलब उसमें क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि वो होगा कैसे या वो जाएगा कैसे। ठीक बात है। ये संबंध के आधार, इसीलिए संबंध की पहचान होना आवश्यक है कि कौन पुत्र रूप में लग रहा है ना? तो उम्र के अनुसार भी एक प्रक्रिया होती है, उसके साथ साथ योग्यता के अनुसार और एक फीलिंग के अनुसार, नहीं भाव भी एक मुद्दा होता है। जैसे सुचित्रा बहन जी मुझसे बहुत बड़ी हैं, पर वो एकदम बहन जैसे लगती हैं, है ना? अनीता दीदी तो संबंध की पहचान तो होना होगा ही। जैसे आप सोम भैया को बोले, है ना? तो सोम भैया एक बहुत मेरे ख्याल से पिता स्वरूप होंगे आपके लिए, लेकिन हम जी, सब भैया भैया बोलते हैं, तो तो इसके है कारण ना, भैया उनको भी। इसलिए हम हमारे मुंह से निकल जाता है। पर वो है, वो तो पिता के रूप में ही संबोधन होना भी चाहिए वैसे। और सही संबोधन होने से ही उसकी आदर मर्यादा और भाव का अभिव्यक्ति होता है। तो अब जैसे कि सोम भैया हैं, तो उनको अब जैसे कि मतलब अब भैया की बजाय अंकल जी बोलना काफी दूर सा लगता है कि मतलब काफी दूर चले गए, और कोई संबोधन समझ में नहीं आता कि मतलब क्या किया जाए। तो उसके लिए ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना मतलब मतलब उसकी क्लैरिटी नहीं है कि ना उसको कैसे कंसोलिडेट करूं, और ये मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ। मतलब मैं अलग अलग टाइम से सोचता हूँ, पर कभी उसका कोई आंसर मिला नहीं मतलब मुझे खुद से। हाँ, जैसे पिताजी की उम्र में हम उनको चाचा जी, मामा जी, या है ना, अनेक संबोधन होते हैं, ताऊ जी भी होता है। तो वो तो खुद में क्लियर तो होना ही पड़ेगा, और जी संबंध जो है उसी के संबोधन से ही आगे मतलब उसके साथ में आप उस भाव के साथ भी जी पाएंगे। मतलब उसके साथ में कर्तव्य दायित्व निश्चित होते हैं ना। जी जिसको भाई बोले फिर उसके साथ अलग कर्तव्य दायित्व है। जिसको आंटी बोल दिए हैं मतलब वो माँ के समान हो गए हैं, जी वो एक अलग कर्तव्य दायित्व आ जाता है, और अलग संबोधन से कर्तव्य दायित्व बदल जाते हैं। तो बहुत सूक्ष्म चीज है, उसको तो ठीक करना उचित है, ऐसे लगता है। ये जैसे इसी सब्जेक्ट में मैं सोच रहा था, मैंने वहां सोचा था, तो जैसे मैंने आप लोगों को भी देखा भी नहीं है, और ऐसे है कि योग्यता के अनुसार जब आपने कहा, तो इसमें से मैं आपको शिक्षक के रूप में देखने की कोशिश करता हूँ बार बार। वो दिखता ही है ऐसा मेरे को। जी। और जैसे सोम भैया हैं, उनको भी एक गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में देखा है मैंने। मतलब उस तरीके से पहचान ही मेरे मन में उस तरह से उठ रही है, मतलब दूसरे तरह से उठ ही नहीं रही मतलब। और हम्म, बाकी जैसे मैंने और जो लोगों को सुनता हूँ जहाँ शिविर वगैरह में या ऑनलाइन क्लासेस में, तो शिक्षक के रूप में उठ रही है। और जब वहाँ विद्यालय में बताया गया था बेटा जी बोलना, तो मुझे ऐसा ऐसा लगा था कि ऐसा बोलने से संबोधन की पहचान हो पा रही है, उस तरीके से निर्वाह करना हो पा रहा है। जी। अगर बच्चे को हम लोग बेटा जी करके बात कर रहे हैं, हम्म, ठीक और बात है। जो जो स्कूल में सर और मैम करके बात नहीं कर रहे हैं विद्यालय में। हम्म, ठीक बात है। तो हम सभी संबोधन पर
और संबंध की पहचान पर, क्योंकि 7 संबंध ही हैं, माता पिता तुल्य हैं, है ना? तो जिनके साथ में जो 7 संबंधों में हमें दिखते हैं, उनके साथ में उस संबंध को पहचाना जाए, उस संबोधन को पहचाना जाए। संबोधन के साथ में बहुत कर्तव्य दायित्व का एक बड़ा फ्रेम है। वो कर्तव्य दायित्व नहीं तो फिर फिसल जाते हैं। तो इसको अपन सभी न्याय के लिए अपन ध्यान रखते हैं। तो आज की सुचित्रा बहन जी है ना? हाँ सुचित्रा बहन जी नमस्ते। हाँ बहन जी। हाँ तो आप भी कुछ बोलो ना जी, कैसे करते हैं? अरे पूनम बहन जी बहुत अच्छा लगता है सुनना भी। मुझे भी आपको सुनना अच्छा लगता है, बोलिए कुछ। हाँ बहुत अच्छा रहा क्लास। बाबा जी का ये प्रश्न उत्तर लास्ट का मुझे बहुत टचिंग लगता है। तो ये चीज बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत अच्छे आंसर बाबा जी ने किए हैं सबके। तो बहुत अच्छा देखिए सारे भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। काफी अच्छी स्थिति हो गई है, मतलब एक बुक के पठन से भी सबकी स्थिति काफी अच्छी हुई है और गहरे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। बहुत अच्छा लगा सुन के, जान के भी। और इसी तरह से हमारा अध्ययन पठन चलता रहेगा तो बहुत अच्छा स्थिति हम सब पा लेंगे आपस में। तो आप लोग के प्रश्न से हम भी और गहरे होते जा रहे हैं, ये दिखाई देता है मेरे को। मैं जी बहुत सुंदर सभी चीज का आंसर की है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बस ये कहना चाहूंगी, नेक्स्ट क्लास में फिर ज्वाइन करूंगी। एक क्लास भी मिस होती है ना, ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से मैं मिल नहीं पाई हूँ, ऐसा लगता है। एक क्लास बहुत ऐसा लग रहा है पता नहीं कई दिन हो गए आपस में मिले नहीं। एक संबंध हम लोग का आपस में बन ही गया है, इस बात का मुझे एहसास होता है। तो एक लक्ष्य की ओर सब चल रहे हैं, तो एक संबंध तो बन ही गया है। जो मानव का लक्ष्य एक है, ये पकड़ में आता ही इसी कारण हमारा सबका संबंध है, ये दिखाई देता है। तो बढ़िया है, क्लास तो वैसे हो गई है, टाइम भी हो गया है, क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट सेशन में सारा पेज हो जाए। कितना पेज बाकी रह गया है? नहीं, 1 मिनट, ग्रुप चालू होने से पहले वो सब अभी हो जाएंगे। तो उसके पहले एक बात रखनी थी, वो सब जुड़ने से पहले, सब क्लास चालू होने से पहले जितने लोग जुड़े थे, मधु दीदी और अचल भाई, सब का कहना था वो जो हम लोगों को जो मिलने वाला पर डे 8 बजे वाला, तो वो समय सबको क्या रखना है, एक बार उसकी थोड़ा 2 मिनट बात रख करना ठीक रहेगा। तो कैसे करना है एक बार बता देंगे तो कर सकते हैं भैया। हाँ, मधु दीदी थे उस समय, अचल भाई थे और दीदी लोग थे। तो हाँ वही सुचित्रा बुआ जी, हम लोग वही चर्चा कर रहे थे कि हम लोग कल से शुरू करते हैं इसको 8 से 9। मतलब मंडे वेंसडे और फ्राइडे तो आप लोग साथ में रहते ही हैं। और क्योंकि हम सब पठन अकेले अकेले, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अकेले पठन हो नहीं पा रहा है। और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे अगर हम लोग 8 से 9 पठन करते हैं सब मिलके तो नियमित हो जाएगा। बढ़िया रहेगा, क्वेश्चन भी तैयार हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा ये तो एक बार सभी अपनी स्वीकृति बता देंगे जितने लोग ऑनलाइन है, तो अपन फिर कल से शुरू करेंगे। नहीं, मैं तो तैयार हूँ। हमारे घर से 6 जन तो तैयार है। एग्रीड। आपका देख लीजिए और बढ़िया शुरू कर सकते हैं। तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं सच में कुछ बता नहीं पाऊंगा कि मैं कितनी बार आ पाऊंगा। जी कोई बात नहीं, आपको जब भी इजी लगे आप तब अटेंड कर लीजिए। हाँ धन्यवाद। हाँ, तो ये निर्णय हुआ सबके बीच में कि 8 बजे हम लोगों को सबको ये मतलब पठन गोष्ठी में सबको शामिल होना है। ठीक है, सही है ना? ठीक है बढ़िया।
तो तो सर ये स्वयं करिए, करते हैं आप लोग का। मैंने तो पहले ही मैसेज में बुआ कर जी, दिया आपकी था। आवाज कट गई। बहुत अच्छा। अच्छा, आ रही है आवाज? दीदी आपकी कुछ भी आवाज समझ में नहीं आई, किसी बात समझ में नहीं आई, बोल देंगे। नहीं आई है?